बीजेपी के अंदर बहुत सारी चेंजेस आई। उससे पहले चेंजेस के पीछे क्या ये जेंजी रीजन था, क्या मॉनसून सेशन में एफसीआरए डीलिमिटेशन जिसकी बातें हो रही थी पास ना होना रीजन था, या एक ऑर्गेनिक प्रोसेस था उसके हिसाब से चेंज हुई? और इस चेंज से क्या बीजेपी नई दिशा में जाएगी या कुछ चुनौतियां बढ़ जाएगी? बड़े सारे राजनीतिक सवाल हैं और देश की गवर्नेंस के सवाल हैं, क्योंकि डीलिमिटेशन और एफसीआरए गवर्नेंस देश किस तरह चलेगा उसका सवाल है। पर सब जुड़ा हुआ है और मुझे बहुत खुशी है आज पहली बारी मेरे चैनल पर भाऊ तौस्कर जी आ रहे हैं। उनको हम सब इतने सालों से सुन रहे हैं और आज मैं खुद अपने दिमाग में जो डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, जो चीजें जानना चाहता हूं वो पूछ पाऊंगा। तो थैंक यू सर, आपने समय निकाला और पहली बारी हमारे साथ जुड़े। नमस्कार। नमस्कार। सर पहले तो जो ये चेंज आई है, इसको आप जेनजी आंदोलन के बाद का कुछ इस पे असर देख रहे हैं, या ये जेनजी ना हुआ होता तब भी इसी तरह की चेंज आती? स्पेशली सोशल मीडिया में चेंज की गई, मीडिया के अंदर कुछ चेंज की गई। मैं कम्युनिकेशन की अगर बात करूं, उसके बाद मैं पॉलिटिकल चेंजेस पे आऊंगा। तो आप इस पे ये सर वो प्रभाव देख रहे हैं जेनजी का, या विदाउट इट भी यही होता? नहीं नहीं, पहली बात आप समझ लो कि मोदी और अमित शाह, नरेंद्र मोदी और अमित शाह चैनल नहीं चलाते। वो एक पार्टी चलाते, पॉलिटिकल पार्टी चलाते। तो अभी अभी आई ब्रेकिंग न्यूज, फडणवीस दिल्ली जाएंगे। और दोपहर को आता है, नहीं नहीं फडणवीस का ड्रॉप हो गया, अब एकनाथ शिंदे जाएंगे। इस ढंग से बीजेपी की पार्टी नहीं चलती। बाकी पार्टियां चलती, मैं मानता हूं, क्योंकि बाकी पार्टियों का नैरेटिव हो या पॉलिसी हो या उनका जो कुछ है, एजेंडा हो, वो मीडिया तय करती है। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है कि जिसका एजेंडा वो तय करते हैं, और ज्यादा से ज्यादा उसमें आरएसएस की मदद होती है। लेकिन मीडिया के आधार पर बीजेपी में कुछ भी, हाँ पहले होता होगा, लेकिन अमित शाह और नरेंद्र मोदी आने के बाद बीजेपी कभी भी मीडिया पर भरोसा नहीं करती। और सबसे, मेरा एक थीसिस है, मैं आपको बता दूं, बीजेपी का पिछले 12-15 साल का जो सक्सेस है, उसका सबसे बड़ा आधार है कि वो मीडिया पर विश्वास नहीं करते। ये उनका सबसे बड़ा स्ट्रांग पॉइंट है। और ऐसा प्रयास करते हैं कि मीडिया उनको गाली दे। मेरा एक वो हाइपोथेसिस जो है, वो मैं मानता हूं कि हमारे देश में पिछले 20-25 साल में मीडिया जिसको गाली देता है, वो सक्सेसफुल हो जाता है। मैंने एक मराठी में वीडियो डाला था आदित्य ठाकरे के लिए, भाई तुझे पॉलिटिक्स में सक्सेसफुल होना है तो अपनी दादा की हिस्ट्री सब देख। पूरी जिंदगी उनको मीडिया गाली देता रहा, वो सक्सेसफुल होते रहे। दूसरा उदाहरण है हमारे नरेंद्र मोदी, उनको 2001 से ये हरा रहे हैं। एक एक 25-25 साल हो गए, लेकिन मोदी हारते नहीं। क्यों? क्योंकि हर दिन उनको हारना पड़ता है, सिर्फ चुनाव में जीतना है। तो इसलिए बीजेपी, और पर्टिकुलरली मोदी और शाह की जो बीजेपी है, वो मीडिया के आधार पर चलती ही नहीं। तो जयंती आए ना आए, और दूसरी बात है, वो जब कोई भी एक निर्णय लेते हैं, डिसीजन लेते हैं, रिऑर्गेनाइजेशन करते हैं, तो कम से कम अगले 5 से 15 साल तक जो उसका परिणाम मिलेगा वो करते हैं। और ये बात नहीं नहीं है, 2013 में जब नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर की रेस में उतर गए थे, उन्होंने जो अलग अलग 20-25 इंटरव्यू दिए थे, उसमें उन्होंने अपनी लाइन ऑफ थिंकिंग पेश की थी। उन्होंने कहा था एक किसी चैनल को, चैनल के इंटरव्यू में, कि जिसको जल्दी कुछ चाहिए वो गेहूं चावल वगैरह की फसल लगाता है, जिसको अच्छे खासे पैसे कमाने हैं वो कैश क्रॉप लगाता है, 2-3 साल में आने वाला। और जिसको जिंदगी भर बैठकर खाना है वो बागीचा लगाता है, और ये जो फ्रूट होता है उसका क्रॉप निकालता है। तो उनका सोचने का तरीका जो है वो हमको समझना चाहिए। अब ये फ्रूट बागीचा, ये तो पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाया नहीं जाता, तो बेचारे हमारे जर्नलिस्ट क्या करें? वो कोई एक सोशल पोस्ट डालेगा, कॉकरोच पार्टी बनाएगा, उसके पीछे दौड़ना शुरू करते। कभी अन्ना हजारे के पीछे दौड़ेंगे, कभी जरंगे पाटिल के पीछे दौड़ेंगे। ऐसी पार्टियां नहीं चलती। पार्टी के पास आपकी आइडियोलॉजी होनी चाहिए, आपके पास ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, और अच्छी लीडरशिप होनी चाहिए।
और उससे भी बड़ी बात है, अगर स्ट्रांग लीडरशिप है तो आपको छोड़कर लोग नहीं जाते, आपकी पार्टी नहीं टूटती। 20 साल बाला साहब ठाकरे शिवसेना चला रहे थे, 66 से लेकर 90 तक। 90 में उनकी पहली बार 25-24 एमएलए चुनकर आए, सॉरी 50 से ज्यादा एमएलए चुनकर आए। और उसके पहले सिर्फ एक था जो 72 और दूसरा 85, वरना कोई। लेकिन उनके लीडर उनको छोड़कर नहीं गए, क्योंकि उनका, उनके कार्यकर्ता जो लीडर से, फॉलोअर्स से, उनको भरोसा था ये इंसान हमको जिता सकता है। जब वो कॉन्फिडेंस रहता नहीं आपके कैडर में, तब आपकी पार्टियां टूटती है। तो इसलिए कहने का मतलब यह है कि जिंजी का आंदोलन हुआ, जंतर मंतर वगैरह हुआ, वो ठीक है। उससे बीजेपी का टीम बनना, अरे इसके लिए बहुत बड़ी प्रोसेस चलती है। सर अगर मैं इसमें प्रोसेस में जाऊं जो आपने बात की, क्योंकि एक चीज है जैसे आपने बोला मीडिया की गाली से, वो मीडिया की गाली के बाद ज्यादा स्ट्रांग होके निकलते हैं प्रधानमंत्री। पर इस बार ही हमने देखा कि जो जेनजी थे, अब इंस्टाग्राम नए नए कम्युनिकेशन यूज करके, तो मीडिया का भी विस्तार हो गया। वो हम भी बात कर रहे हैं तो एक तरह से नए मीडिया पे कर रहे हैं। तो किस लेवल का इस पे रिएक्शन सही है और किस लेवल का इस पे रिएक्शन गलत है, क्योंकि अब चंद एडिटर तो कंट्रोल कर नहीं रहे। तो उस तरह से पार्टी को इस पीढ़ी में किस तरह देखना पड़ेगा, क्योंकि आपने तो ये सारे ट्रांसफॉर्मेशन देखे हैं। आज का जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये कितना जेन्युइन है, या ये भी जैसे पहला मीडिया प्रायोजित था, एडिटर का मूड था, अब ये एल्गोरिथम से या विदेशी कंपनियों से उतना ही खराब है, या आपको लगता है ये ज्यादा जेन्युइन हो रहा है? इससे मतलब नहीं होता। देखो एक बात आप समझ लो कि ये तो बीजेपी तो 80 के बाद आ गई, हम्म। आरएसएस तो 100 साल से चल रही है। चढ़ा उतार बहुत आ गए, लेकिन सर्वाइव, 2 बार उनको बैन किया गया, इमरजेंसी में अरेस्ट हो गए, लेकिन आइडियोलॉजी पक्की है और लीडरशिप आपकी कुछ पॉलिसी लेकर चल रहे हैं, टारगेट लेकर चल रहे हैं आपको। हाँ बस ये तो 5 साल के बाद चुनाव जीतना है, या 4 4 साल के बाद चुनाव जीतना है। अभी यूपी का चुनाव 6 महीने बाद है, वो जीतना है। इस ढंग से बीजेपी नहीं चलती, और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ऐसे नहीं चलना चाहिए। वैसे हाँ। तो कांग्रेस हमने देखी है, 57 में पहली बार केरला में कांग्रेस हार गई, कम्युनिस्ट और सोशलिस्टों की सरकार आ गई। वहां पहली बार राष्ट्रपति प्रेसिडेंट रूल का इस्तेमाल हो गया 57 में। पट्टम थानु पिल्ले मुख्यमंत्री थे, उनको, सॉरी, नंबूदिरिपाद मुख्यमंत्री थे। तो वो तोड़कर, इंदिरा जी कांग्रेस की अध्यक्षा थी, उन्होंने वो तोड़कर पट्टम थानु पिल्ले को बाहर से सपोर्ट कांग्रेस का दिया, और पट्टम थानु पिल्ले मुख्यमंत्री हो गए पीएसपी के। कहने का मतलब है, ये जो 4-5 साल या 2 महीने के बाद आने वाले चुनाव के तरीके देखते हैं ना, बाकी जो, अगर उसके लिए दौड़ोगे तो आपकी गारंटी नहीं है, लॉन्ग टर्म कुछ होगा नहीं। और जिसको लॉन्ग टर्म करना है उसको हर वक्त नए नए साधन आते जाते हैं। तो ये सोशल मीडिया है, पहले मेन स्ट्रीम मीडिया था, फिर हम देख रहे प्रिंट मीडिया था, फिर सैटेलाइट मीडिया आ गया, इससे सब वर्कर आए ना। जी। ये साधन होते, ये साध्य नहीं होते। तो इसको कंट्रोल करो, उसको कंट्रोल करो, उससे पार्टियां चलाई नहीं जाती। हाँ। सरकार आपके पास है, इंदिरा जी के पास, यूपीए के पास, सोनिया के पास भी सत्ता थी, तो उन्होंने क्या क्या कंट्रोल किया था? आज जो बोल रहे हैं वोट चोरी वोट चोरी, तो 2004 और 2009 में आप जीत गए, तो आप हार क्यों गए भाई? हम्म। तो ये कारण दिखाए जाते हैं, ये असलियत नहीं होती। जब आपके पास सच्चाई नहीं होती ना, तो आपका, मैं हमेशा बोलता हूं, जब आपके पास सच्चाई नहीं होती ना, वहां आर्ग्यूमेंट शुरू होता है। सच्चाई होगी तो आपको आर्ग्यूमेंट की जरूरत नहीं है। सूरज निकला है तो निकला है, हम्म। ये प्रूव करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन जो झूठे होते हैं उनको वो साबित करना पड़ता है। देखो अभी दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि बादल है, वगैरह वगैरह बोलेंगे। तो बीजेपी के आधारशिला आरएसएस, हम्म। और उनके 100 साल पहले से उनका कोई टारगेट पक्का हुआ हुआ, और उस आधार पर वो चल रहे। वो
एक अच्छा संगठन होने के बावजूद उन्होंने अपनी पॉलिटिकल डिवीजन अलग रखी है। इसका कारण भी समझना जरूरी है। देखो, मैं कांग्रेस और आरएसएस में फर्क आपको बोलता हूँ। आजादी के पहले कांग्रेस एक ऑर्गेनाइजेशन थी, एक गठबंधन था। कम्युनिस्ट उसमें थे, हिंदू महासभा थी, सोशलिस्ट थे, अलग अलग ग्रुप थे। आजादी के बाद गांधी जी सही बोले थे कि भाई ये डिसॉल्व कर दो, क्योंकि वो गठबंधन था, वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी। लेकिन नेहरू वगैरह जो लोग थे उनको लगा कि यार आराम से सत्ता मिल सकती है, तो नई पार्टियां बनने में पहले 15-20 साल निकल गए और उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गई। लेकिन आरएसएस ने कभी पॉलिटिक्स में कूदा नहीं, वो अलग रहे। उन्होंने पॉलिटिकल डिवीजन अलग की, जनसंघ था, फिर ये था। आप एक फर्क देख सकते हो कि आजादी के बाद कांग्रेस ने अपना केडर मार दिया, संगठन मार दिया। आरएसएस ने पॉलिटिकल डिवीजन अलग की, लेकिन अपना बीज शुद्ध रखा है, बिल्कुल शुद्ध है। कोई भी बीजेपी में आरएसएस वाला जा सकता है, हस्तक्षेप कर सकता है, लेकिन कोई बीजेपी वाला आरएसएस में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ये बड़ा फर्क है, ये बड़ा फर्क है, समझना बिल्कुल जरूरी है अगर आप पॉलिटिकल एनालिसिस करना चाहते हो। तो अभी जो टीम बनी है वो उन्होंने तय किया है कि अगले 10-15-20 साल के लिए लीडरशिप बनेगी। मुझे याद है जब प्रमोद महाजन, नरेंद्र मोदी, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, ये 84 के बाद हमारे वसंत राव भागवत थे, उन्होंने उनकी एक टीम थी, उन्होंने ये लीडरशिप डेवलप की जिनको आज हम सीनियर मोस्ट बोलते हैं। प्रमोद महाजन, मुंडे तो चले गए, लेकिन इनको तैयार किया था वो बिल्कुल यंग लड़के थे उस वक्त। तो आज जिनको उन्होंने ये किया है तो मिक्स ये किया है कि पुरानों से आप एक्सपीरियंस ले लो और नए आइडिया लेके चलो जाओ। वो बस मैं दो तीन नाम कर लूं क्योंकि कम्युनिकेशन से बाहर निकलते हैं। स्मृति ईरानी जी का संगठन में आना या राम माधव जी का वापस आना, आपके लिए क्या सिग्नल है इसका, या कुछ जो इम्पोर्टेंट लगा आपको जिनको लाया गया कुछ इम्पोर्टेंट पर्पस से, जो आपको लगा कि थोड़ा आउटसाइड द नॉर्मल है? किन पे आपको लगा कि इम्पोर्टेंट चीजें आई हैं, क्या इम्पोर्टेंट लोग आए हैं? आउटकम नहीं मानता, ये तरीका रहा है बीजेपी का। देखो, जब ये लोग लीडरशिप में आ गए, प्रमोद महाजन वगैरह, वो तो यंग थे, बिल्कुल हम्म। बिल्कुल यंग थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो सीनियर थे उनके अनुभव से, मार्गदर्शन से ये आगे बढ़ते गए, सीनियर होते गए। और जब समय आ गया तब अडवाणी वगैरह को हटाया गया। और इसलिए मैंने बोला ना, इनका बेस क्या है। देखो, ये कौन से प्लॉट पर खड़े, जिस प्लॉट को आरएसएस बोला जाता है, उस आरएसएस नाम के प्लॉट पर ये बिल्डिंग खड़ी है। कांग्रेस के प्लॉट पास वो प्लॉट बचा नहीं है, भूखंड नहीं है। तो हवा में क्या बोलते हैं, हवा हवाई सब चलता है, मैं हवा महल खड़े किए जाते हैं। मैं थोड़ा गवर्नेंस पे आना चाहूंगा क्योंकि एफसीआर एक बड़ा बिल था, लगा कि वो आने लगा है, बहुत प्रेशर भी आया। क्या प्रेशर पे जो भी ये जेपीसी गया, आप इसको सरकार का बैकफुट पे जाना देखते हैं, रिस्ट्रेन करना देखते हैं, स्ट्रेटेजिक देखते हैं, किस तरह देखते हैं? क्योंकि लोगों को था कि बंगाल जीत लिया, बिहार में मुख्यमंत्री कर लिया, अब तो एक तरफा आराम से अपना एजेंडा करेंगे। विपक्ष के पास जो आपने बोला सूरज निकल चुका है, बंगाल बिहार में आपका मुख्यमंत्री है जो आपका एरिया नहीं था शुरू का, तो उसके बाद भी नहीं हो पाना एफसीआरए का पास। क्या ये आपको सेटबैक लग रहा है, किस तरह देख रहे हैं इसको? मैं तो गावस्कर का किस्सा बोलता हूँ। गावस्कर का एक किस्सा एक हफ्ते पहले मैंने सुना है, बढ़िया है। हम्म। वो बोला, एक बार मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मुझे 3 नंबर पर जाना था, ना कि ओपनिंग में। हम्म। तो पहले 2 विकेट हो गए जल्दी जल्दी, और मुझे मानो ओपनिंग जैसे ही आना पड़ा। तो विवेक रिचर्ड ने उसको टॉन्टिंग किया, नो वाटर, नो मैटर आप किस नंबर पर आ रहे हो, स्कोर इज स्टिल 0। हम्म। 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 तो कहने का मतलब ये है ना कि ये जिस ढंग से चलते हैं आरएसएस के लोग, ये अंदर नहीं आते लेकिन कंट्रोल रखते हैं। हम्म। तो जब ये सिचुएशन बदलती है, अब ये सब हो गया, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी अचानक से आ गई।
अब बैकफुट पर जब हम बोलते ना, तो विश्वनाथ नाम का जो बैट्समैन था वो बैकफुट पर ही खेलता था, लेकिन स्क्वायर कट के स्कोर निकल जाता था, स्क्वायर कट की बाउंड्री निकालता था। तो बैकफुट का मतलब हमको समझना चाहिए। अगर वो बॉल बैकफुट पर ही मारना है तो फ्रंट फुट पर जाके वो स्ट्रोक नहीं मिलता। तो सिचुएशन ऐसी होती है, उस ढंग से आपको मोड़। मुझे याद है जब 2024 में बुरी तरह से बीजेपी हार गई, यानी 300 से वो 240 पर आकर अटक गए, महाराष्ट्र में जो हालत हो गई, उस पर मैंने 3 वीडियो बनाए थे। और उनके क्या बोलते हैं आईटी सेल वगैरह, वो उन्होंने नोटिस भेजी थी, उनके आईटी सेल के कोई जो थी, उन्होंने मुझे नोटिस भेजी। मैंने बोला ये कौन महिला है, इसको बहुत और से मालूम भी है। अगर 52 साल की पत्रकारिता में मुझे एक तक लीगल नोटिस नहीं आया, तो मुझे तुम डिफेमेशन की नोटिस भेज रहे हो? उसके पहले स्टडी तो करो बहुत और से कौन है, मैंने कहां से पत्रकारिता शुरू की है। मैंने जहां पत्रकारिता शुरू की वो हमारे आचार्य यात्रे नाम के बहुत बड़े साहित्यिक संपादक थे। तो मैं जहां जर्नलिज्म सीखा हूं, मैं छाती ठोक कर बोलता हूं मैं आपकी बदनामी करूंगा, लेकिन आप लीगली मुझे पकड़ नहीं सकते। ये मेरा ट्रेनिंग है। तो कम से कम ये तो ढूंढना, वो बात छोड़ो। कहने का मतलब है कि उसके बाद बहुत बवाल हो गया, देवेंद्र से लेकर बहुत सारे बीजेपी के लीडर ने फोन करके माफी मांगी। मैंने बोला मैं सीरियस नहीं लेता। आज तक मुझे सिर्फ दो नोटिस आई थी। एक थे मुंबई के पुलिस कमिश्नर रामदेव त्यागी, और दूसरे शायद आपने सुना होगा एमपी वसी नाम के बड़े वकील थे मुंबई में। ये दो, ये सिर्फ 2 लोगों ने मुझे नोटिस भेजा था, और मैंने उनको बोला था प्रोसीड टू कोर्ट। अगर आपको लगता है मैंने गलत किया तो प्रोसीड टू कोर्ट। वो गए नहीं। तो मैं क्या बोलता हूँ क्या लिखता हूँ वो मुझे मालूम है ना। तो लेकिन बात वो नहीं है। बात ये है कि जो गलतियां बीजेपी ने की उस पर मैंने बहुत क्रिटिसाइज किया था। तो अगले 4 महीने ने महाराष्ट्र में बीजेपी ने खुद को इस ढंग में बदल दिया कि रिजल्ट आपके सामने है विधानसभा का। तो बीजेपी का तरीका होता है कि पुराना अनुभव क्या है सब छोड़ो, आज आज की सिचुएशन क्या है, इससे हमें निकलना है, इससे हमें निकलना है। और उसमें किसी की ईगो और अहंकार को जगह नहीं होती। और ये बीजेपी का स्ट्रांग पॉइंट है, ये बीजेपी का। अब मेरी जहां तक जानकारी है, मुझे मालूम था कि ये पार्लियामेंट सेशन के आसपास धर्मेंद्र प्रधान को रेसिग्नेशन देना था, लेकिन वो 3 हफ्ते लंबा खींचा गया, क्योंकि पूरी की पूरी अपोजिशन की ताकत धर्मेंद्र के रिजिग्नेशन तक आ जाए। तो आपकी पूरी ताकत वहां चली गई, बाकी गेम करना था वो किया गया। तो एफसीआरए मैं नहीं मानता कि बैकफुट पर है, उसकी जरूरत नहीं, कभी भी ला सकते, सिंपल मेजोरिटी से ला सकते। लेकिन जो आप खेलते हो तो सामने वाला खिलाड़ी भी चाहिए। देखो लोकतंत्र जैसे टूर्नामेंट होती है, चलता है, एक मैच खत्म हो गई, फिर दूसरी आती है, तीसरी आती है। अरे सामने का खिलाड़ी मर गया तो टूर्नामेंट खत्म हो जाएगी ना। तो टूर्नामेंट का मतलब लोकतंत्र होता है। हर 4 साल 5 साल में चुनाव होते हैं। तो आज की प्रक्रिया में जो देख रहा हूं वो प्रक्रिया ऐसी है कि अब हमारा वोटर जो है बड़ा प्रगल्भ हो चुका है, मैच्योर हो चुका है। उसने तय किया कि हमको कांग्रेस को हटाना था, हटाए। अल्टरनेटिव गठबंधन हुए, कुछ कुछ हो गया, नहीं हुआ तो एक अल्टरनेटिव पार्टी बीजेपी नाम की खड़ी कर दी वोटर ने। मैं नहीं मानता बीजेपी ने खड़ी की है, आरएसएस ने खड़ी की है, ये वोटर ने खड़ी की है कि अगर हमको कांग्रेस को हटाना है तो हमको विकल्प चाहिए। तो वोटर ने विकल्प खड़ा किया। अब जब आज का अपोजिशन नालायक साबित हो रहा है, तो वोटर ने तय किया कि अब हमको रियल अपोजिशन खड़ा करना है। और आप प्रशांत किशोर को देखो, आप बंगाल बिहार के चुनाव देखो, आप साउथ के चुनाव देखो, तो आपको दिखाई देगा कि जो ट्रेडिशनल अपोजिशन है उसको वोटर खत्म करते जा रहा है। बाबू अभी किस तरह देखते हैं, जो पुरानी बात होगी पर जो प्रशांत किशोर ने किया कि एक पूरा बीजेपी का गढ़ जैसी सीट के अंदर,
तो वहां पे ऑपोजिशन भी खत्म हुआ, बीजेपी भी आ रही। तो आपको क्या लग रहा है, समाज में कुछ करवट आ रही है कि अब कोई नया ऑपोजिशन क्रिएट करने की तरफ समाज बढ़ रहा है, कि जो ये ऑपोजिशन है वो बहुत क्वेश्चन है इस ऑपोजिशन के ऊपर, तो क्या समाज अब एक नया ऑपोजिशन आपको लगता है क्रिएट करने वाला है बीजेपी के सामने? जो हम जिसको अपोजिशन मानते हैं या रीजनल पार्टी मानते हैं, वो प्रैक्टिकली पारिवारिक कंपनियां हैं, वो पार्टियां है ही नहीं। तो रियल अपोजिशन, आइडियोलॉजी बेस अपोजिशन, वो लाना है तो इनको पहले खत्म करना पड़ेगा। रीडेवलपमेंट कहाँ होती है? उसी प्लॉट पर होती है। तो वो प्लॉट पर जो पुरानी बिल्डिंग है वो गिरानी पड़ती है। तो ये अपोजिशन गिराने की प्रक्रिया वोटर ने शुरू की है, बीजेपी ने नहीं की है। बीजेपी को अपनी जगह बैठे रहना है। अगले 25-30 साल बीजेपी के इर्द गिर्द इंडिया की पॉलिटिक्स घूमेगी। अल्टरनेटिव तब आएगा जब वोटर उसको बनाएगा। और ये साफ है कि इनको, मुझे एक बोलो कि बीजेपी ने तय किया था कि हम कांग्रेस को हराएंगे, और इसलिए बीजेपी एक्यूमुलेट करती गई, कंसोलिडेट करती गई जो एंटी कांग्रेस वोट था। 74 में बीजे जनसंघ के सिर्फ 3 या 4 एमएलए थे गुजरात में, और 95 आते आते 20 साल में बीजेपी गुजरात की प्रमुख पार्टी बन गई। क्योंकि उस वक्त जो सोशलिस्ट पार्टी वगैरह थी वहां, वो आहिस्ता आहिस्ता लोग एंटी कांग्रेस वाले बीजेपी के साथ आ गए, क्योंकि सोशलिस्ट थे वही कांग्रेस के साथ जाने लगे, कम्युनिस्ट कांग्रेस के साथ जाने लगे। तो उनका जो जहां ट्रेडिशनल एंटी कांग्रेस वोटर था, वो अपनी पार्टियां नहीं कर रही है तो छोड़कर बीजेपी के पास आ गए। बीजेपी के जीत में मैं मानता हूं कि 5-7% से ज्यादा हिंदुत्व नहीं है, 10%। इतना कम नाइन्टी मानते हैं आप? परसेंट एंटी कांग्रेसिज्म है, 90% एंटी कांग्रेसिज्म है कि हमको कांग्रेस नहीं चाहिए। वो जो वोटर है वो अब क्या होता है, जब सिचुएशन होती है तो हिंदुत्व की लहर निकलती है, तो वो 40% वगैरह हो जाता है। अब आपने देखा कि महाराष्ट्र में जब लोकसभा में बुरी तरह से हार गई कांग्रेस, बीजेपी और महायुति हार गई थी। लेकिन जब लोगों के समझ में आया, अरे ये तो साला गड़बड़ कर देंगे, ये हिंदुत्व के खिलाफ हो गया, तो फिर विधानसभा में वही हिंदुत्व की लहर निकल आई। अगर लोकसभा में इतनी बुरी तरह से नहीं हारते तो विधानसभा में इतनी तगड़ी सीटें नहीं जीत पाते। हिंदू रिएक्ट होता है, हिंदू एक्ट नहीं करता, ये आप समझो। वो जो बुलडोजर बाबा की लाइन थी, बटोगे तो कटोगे, ये हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र तक चल गई। और आप देखो कि आज जो जेनजी ने सत्यानाश किया है नेपाल का, उधर उनको फिर से हिंदू राष्ट्र बनाना है। उसका प्रभाव आपको उत्तर प्रदेश के चुनाव में दिखाई देगा, जो अगस्त 2024 में बांग्लादेश में हुआ था। उसके बाद में बार बार बोल रहा था कि इसकी रिएक्शन इंडिया में आएगी। और हरियाणा में सारे लोग बोल रहे थे, अरे क्या बात कर रहे तू, हरियाणा में तो बीजेपी बीजेपी वाले मेरे साथ बेट लगाते थे हारेंगे। मैंने बोला नहीं, देखो हरियाणा में बीजेपी जीतेगी, ये मैं लगातार बोलता रहा। और जब हो गया तो बोलते अरे कमाल, अरे कमाल नहीं है। वोटिंग जो होता है ना, वो माइंड सेट होता है। वोटिंग माइंड सेट होता है। आपको इंसान की रास्ते पर चलने वाले की बॉडी लैंग्वेज देखनी चाहिए थी। अब वो प्रदीप गुप्ता वगैरह बंगाल गए, बोलते लोग बोलने को तैयार नहीं। अरे बोलने को तैयार नहीं, उसका मतलब क्या? ममता के खिलाफ बोलने को डर रहे हैं। अगर 75-80% लोग ओपिनियन पोल के लिए बोलने को राजी नहीं है, उसका मतलब वो ममता के खिलाफ बोलने को राजी नहीं है, डर रहे हैं। तो वो ममता के खिलाफ जाएंगे। तो मैंने वो 200 हो गया बोला तो मैं कोई ज्योतिषी नहीं था, मैं वो बॉडी लैंग्वेज पढ़ता था। भाऊ, उत्तर प्रदेश कैसा लगता है आपको? क्योंकि महाराष्ट्र के बाद दूसरी बड़ी हार 24 के अंदर उत्तर प्रदेश में हुई थी, और उत्तर प्रदेश बहुत सेंसिटिव स्टेट भी है, और 10 साल से शायद भारत के हिस्ट्री में कोई 10 साल मुख्यमंत्री नहीं रहा है उत्तर प्रदेश में, तो वो भी एक फैक्टर होगा ही।
वो प्रो है या एंटी है। तो उत्तर प्रदेश आज की डेट में आपको किस तरह दिखता है भाऊ? मैं कि स्टेटस को रहेगा या 300 क्रॉस करेगी बीजेपी। अच्छा। 300 क्रॉस करेगी। और इसका कारण, हम्म। जितना बुलडोजर बाबा का क्रेडिट होगा, उतना ही अखिलेश और राहुल गांधी का होगा। क्योंकि देखो, एक बात होती है ना, ये कोई फिल्म नहीं है कि इसके साथ ब्रेक हो गया, ब्रेकअप हो गया, चलो हम अब विलन के साथ घूमने लगेगी लड़की। ऐसा नहीं होता। ये आम जनता के जिंदगी की बात है। नहीं, हमको ये क्या बोलते हैं, वो अयोध्या में दान चोरी हो गई, तो हम्म। चलो हमारे घर में रेप हो तो चलेगा, लेकिन बाबा को हटाएंगे नहीं, करेंगे लोग। ये सोचो आप। जब अखिलेश की, मैं आपको बिहार की बात बोलता हूँ, बिहार में वो जो राजीव रंजन है, वो जो करता है माहौल क्या है, मैंने उसका एक वीडियो देखा था। 12-15 स्कूल की बच्चियां थी यूनिफॉर्म में। वो पूछ रहा था कुछ कुछ कुछ। फिर बोला, तो मुख्यमंत्री कौन चाहिए आपको, क्या लगता है, राहुल गांधी, तेजस्वी या नीतीश वगैरह? तो वो लड़की अपनी, नहीं 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 नहीं, तेजस्वी बिल्कुल नहीं चाहिए। तो बोला क्यों? ना, हमें भी 4 के बाद, शाम को 4 के बाद घर से बाहर रहना है। और उसके बाद जब वो वीडियो खत्म होता है, तब उसने बोला ये मुस्लिम लड़कियां थी। अब ये साइको पॉलिटिकल एनालिसिस जरूरी होता है। अब ये 12-15 साल की बच्चियां है, ये तो जंगल राज का भाषण सुनने मोदी के रैली में गए नहीं थे। तो 4 बजे के बाद बाहर निकलना डेंजरस आरजेडी के कारण होता है, और आरजेडी तेजस्वी रिप्रेजेंट करता है। अब ये बात इन बच्चियों के दिमाग में कहां से आई? तब मैंने सोचा, इसका मतलब इनकी माँ, इनकी मौसी, इनकी बुआ घर में महिला बोल रही है। अगर 10-15% मुस्लिम महिला सिक्योरिटी के लिए तेजस्वी के खिलाफ जाएगी, तो बीजेपी और नीतीश बिहार में 200 क्रॉस करेंगे। ये साइको पॉलिटिकल एनालिसिस था, ओपिनियन पोल नहीं था मेरा। हरियाणा हो, दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, या बंगाल हो, बिहार हो, ये मैंने मुंबई में बैठकर अंदाज बनाए और सही निकले। तो क्या मैं ज्योतिषी हूँ? बिल्कुल नहीं। मैं वहां के लोगों के जो वीडियो आते हैं, वो आम लोग बोलते हैं, उनको पढ़ना चाहता हूं, उनका दिमाग पढ़ना चाहता हूं। क्या होता है, वरना हम अपने दिमाग में वही देखते हैं, वही देखते हैं, और वही गड़बड़ हो जाती है। तो ये सिंपल होता है। इसलिए मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में आराम से बुलडोजर बाबा निकल जाएंगे। और मोदी प्रचार को नहीं गए तो भी बुलडोजर बाबा रिपीट हो गए। और ये इसका क्यों सबसे बड़ा कारण सिक्योरिटी है। महिला की सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। कानून व्यवस्था बहुत जरूरी है। आप बाकी सब, आप 3,000 रुपए दोगे, 2,000 रुपए दोगे, लेकिन रेप होगा तो मैं क्या करूं? कोई डाका डालेगा तो मैं क्या करूं? तो ये पैसा हो या संपत्ति हो, जो कुछ साधन है, उसका इस्तेमाल करना है। तो उसके लिए जिंदा रहना जरूरी है। अगर जिंदा रहना है तो बुलडोजर बाबा की सिक्योरिटी चाहिए। जी भाऊ, जी भाऊ। ये भाऊ देखो, पॉलिटिक्स, जो पॉलिटिकल साइंस है, उसके आधार पर फैक्चुअल नहीं होता, थीसिस एक होता है। आप समझो, थीसिस एक होता है और प्रैक्टिस अलग होती है। मेरा दोस्त था, बस 10 साल मिला नहीं था, फिर उसका बच्चा था छोटा, मैंने देखा था, और मैं अमेरिका से लौट रहा हूं, तो अरे उसके पास जाना है तो उसके बच्चे के लिए कुछ लेके जाओ। तो मेरे दिमाग में 3 साल का बच्चा है, वो थियरी है। अगर मैं 3 साल के बच्चे के लिए शर्ट या टी शर्ट लेके जाऊंगा, तो पहुंचूंगा, तब तो वो बेटा 16 साल का, 15 साल का हो गया है। तो वो थियरी उस शरीर पर नहीं बैठती जैसी टी शर्ट नहीं बैठती। तो इसलिए प्रैक्टिकल माहौल देखना पड़ता है, परिस्थिति देखनी पड़ती है। एनालिसिस में गड़बड़ वही होती है, भाऊ वरना मेरा गड़बड़ होने की जरूरत। भाऊ मेरा आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि प्रधानमंत्री ने एक टर्म दिया दिमागी नक्सल, इससे पहले कुछ टर्म था अर्बन नक्सल, आपने तो कम्युनिस्ट से देखते हुए पूरी विचारधारा देखी है। तो ये दिमागी नक्सल कितना डिफरेंट है उस जमाने के कम्युनिस्ट से, जो सब कुछ एजेंडा और नैरेटिव पे
कंट्रोल करते थे, या ये उससे बहुत कम है या ज्यादा खतरनाक है? किस तरह देखते हैं, क्यों आपको लगा प्रधानमंत्री को ये टर्म बोलने की जरूरत फील हुई? ये बहुत सारे लोगों के समझ में नहीं आया। मोदी जी, देखो, आप किसी लड़की को छेड़ा जाता है ना, तो ऐसा कुछ बोला जाता है, ऐसा कुछ किया जाता है कि वो लड़की छोड़कर उसकी सहेलियों को भी पता नहीं चलता क्या हुआ है, लेकिन वो उखड़ जाती है। उसको छेड़ना बोलते हैं। कि ये जो दिमागी नक्सल शब्द इस्तेमाल किया है ना, उसको मैं छेड़ना बोलता हूं। मोदी जी ने आम जनता को उकसाया है कि जो कानून काम नहीं कर सकता वो आपको करना है। ऐसे दिमागी नक्सल है, उसका बंदोबस्त आप करो। जैसे मेट्रो में गाली देने वालों को मारा है, बंगाल में सड़े अंडे और टमाटर फेंके जा रहे हैं, उसको मैं उकसाना बोलता हूं। आपको, इनको आप पकड़ो, पुलिस नहीं करेगी, सरकार नहीं करेगी। ये गंदगी है। जो दिमागी नक्सल है, वहां से असली नक्सल निकलते हैं। ये कीड़े की जगह है, वो कीड़े की जगह आप अपने अपने मोहल्ले में साफ करो। और ये गधे खुलकर हाँ हाँ हाँ, आई एम प्राउड टू बी ए दिमागी नक्सल बोल रहे हैं, तो ये पीटे जाएंगे, ये पीटे जाएंगे, समझो। आप बेसिकली मान रहे हैं प्रधानमंत्री जनता को बोल रहे हैं कि ये जनता के लेवल की चीज है, इसके ऊपर एफआईआर करना या किसी ने गाली दी तो उसको माफ करना, जेल ना भेजना। कुछ लोग नाराज थे कि इस तरह गाली दी गई है तो आप भाई प्रधानमंत्री की फैमिली को भी गाली दे रहे हो, तो लीगल एक्शन जो कानून है वो होना चाहिए। कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं, प्रधानमंत्री ने सही किया। तो आपको लग रहा है प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जनता के बीच का इशू है और जनता को डील करना चाहिए, सरकार को नहीं करना चाहिए, ये वो नहीं, डिफरेंस उन्होंने ड्रॉ कर रहे हैं? जनता को दिखा दिया। देखो, कानून जनता ने सरकार के हाथ में दिया है। कानून असलियत में जनता का बच्चा है लोकतंत्र में। अगर सरकार कानून ढंग से नहीं चला रही तो तुम चलाओ। प्रधानमंत्री के माँ को गाली दी है, उस पर एक्शन जनता ले रही है, ये समझो आप। इसको मैं उकसाना बोलता हूँ। तो ठीक। दिमागी नक्सल ये शब्द का इस्तेमाल किया है, तो उन्होंने साफ साफ बता दिया है, इनका बंदोबस्त गवर्नमेंट और कानून नहीं कर सकता। अपने अपने मोहल्ले में, अपने स्कूल कॉलेज में, अपने यूनिवर्सिटी में आपको करना है। जी भाऊ। इसलिए भाऊ मैं आप, उसको उकसाना बोलता हूँ। जी भाऊ, भाऊ आपने समय दिया और ये सारे मुद्दे कवर किए, आपका बहुत बहुत आभार। इट वॉज अ प्लेजर लिसनिंग टू यू भाऊ, थैंक यू सो मच। नमस्कार।